हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? हाय दिव्यान, हाय रोहित, हाय जोविल, हाय करीना, हेलो क्रिश। कैसे हैं आप सब? यस दिव्यान, हेलो, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है पढ़ाई? जोविल, हाय, आई थिंक यू आर न्यू टू आवर चैनल। ऑडिबल एंड विजिबल, थैंक यू। आई एम गुड जोविल, आप कैसे हैं? हाय रोहित, हाय क्रिश। चलो, we'll start with a new chapter today of like a new chapter of life process, human physiology का next chapter, that is breathing and exchange of gases. ठीक है? Oh Anant, yes Jovel, please ask a doubt. Hello Anant, where were you? Long time no see. I hope you are watching all the recorded lectures. I am absolutely good, fine. What is the difference between saliva, mucus and serous? Saliva is a secretion of salivary gland. Okay. Now this saliva consists of two things. It has mucus also and it has serous fluid also. Serous word का मतलब होगा अगर watery part है तो वो serous है, और अगर वो थोड़ा सा चिपचिपा है, ठीक है, इट इज स्लाइटली स्टिकी, सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस म्यूसिन. ठीक है, सलाइवा जो है उसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड होती है, बट इफ यू कंपेयर योर सलाइवा टू वाटर देयर इज अ डिफरेंस, राइट? सो दैट डिफरेंस इज इन द कंसिस्टेंसी. इट इज नॉट एज थिन एज वाटर. वो बिल्कुल वाटरी कंसिस्टेंसी का नहीं है बिकॉज उसके अंदर एक स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज म्यूसिन. ओके, वेरी गुड करीना, यू हैड अ डिबेट कंपटीशन इन स्कूल. यस दिव्यान, मैंने क्वेश्चंस नहीं भेजे, सो सॉरी. क्वेश्चंस बिल्कुल रेडी हैं, एब्सोल्युटली रेडी. उसको बस मुझे एक फाइनल प्रूफ देना था. उसमें कुछ स्पेलिंग एरर्स थे, कुछ ऑप्शंस में कुछ कंफ्यूजन्स थी, वो मुझे ठीक करनी है दिव्यान. आई प्रॉमिस एवरी स्टूडेंट मैं आज पक्का डाइजेशन के क्वेश्चंस भेजूंगी, प्रॉमिस. क्लियर हो गया जोवेल? ओके. अनंत, आई होप यू आर फाइन. चलो, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर आई वांटेड टू आस्क यू ऑल दैट आई वाज थिंकिंग टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेक्चर्स, है ना. दो मेरी अभी मैनेजमेंट से डिस्कशन नहीं हुआ है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न मैं उसको डेली कर दूँ. ठीक, अब डेली पे मैं अगर क्लास फ्रीक्वेंसी करती हूँ तो मेरी क्लास ऑलरेडी टीटीएस में चल रही है, दैट इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, है ना. दैट इज 4 to 5:15. केमिस्ट्री की क्लास आपकी MWF में 4 o'clock से चलती है. सो प्लीज सजेस्ट मी अ टाइम जब मैं MWF में आपकी क्लास ले सकूं. दिव्यांग, डिजीजेस करवाऊंगी, बट उसके लिए पूरा एक लेक्चर जाएगा, तो मैं कभी एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर जिस दिन टिश्यू लूंगी उस दिन खत्म करवा दूंगी. आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 7. अनंत, आई होप यू आर फाइन नाउ. बहुत ज्यादा आई फ्लू स्प्रेड हो रहा है. 3 o'clock, 2:45, 2:45 to 3:45 कर दूं अगर आप अग्री करते हो तो. 9 PM इज वेरी लेट. नथिंग बियॉन्ड 7, है ना. 7 तक क्लास वाइंड अप करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं नहीं ले पाऊंगी क्लास. सो 3 बिल्कुल भी नहीं. ओके ओके, नो इट्स टू अर्ली. 3 आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल. मैम कभी भी कर दो. 3, 5:30 to 6:30 कर दूं. 5:30 to 6:30 बोलो. एवरीडे 5:30 to 6:30 क्लास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूं इफ इट इज ओके. 4 o'clock आई कैन नॉट टेक बिकॉज केमिस्ट्री की क्लास होती है. सो 5:30 to 6:30, ठीक है. ओके, देन वील डू इट फ्रॉम 5:30 to 6:30. लेट मी डिस्कस, है ना. आई विल लेट यू नो बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि क्लास फ्रीक्वेंसी डेली कर दूं तो थोड़ा सिलेबस थोड़ा सा फास्ट पेस पे चलेगा और आपकी भी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी. ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आफ्टर डिस्कसिंग द डाइजेशन पार्ट, लेट अस स्टार्ट विद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ
gases. ओके, सो यहां पर what we first need to understand is the process of respiration. Now when we talk of breathing and exchange of gas, Rohit, I'll let you know very soon we'll speed up the lectures. बहुत जल्दी है ना, आप मान के चलो नेक्स्ट वीक से अपन इसको स्टार्ट कर देंगे, बाकी आपको टेलीग्राम और यूट्यूब नोटिफिकेशन से मैं गाइड कर दूंगी, ठीक है? ओके, नाउ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वर्ड का बेसिक मतलब है दैट वी आर इनहेलिंग एयर एंड वी आर एक्सहेलिंग आउट एयर, सो दैट इज ब्रीदिंग, एंड वॉट एवर एयर वी आर ब्रीदिंग इन उसका एक्सचेंज जो हमारी बॉडी टिश्यूज के साथ हो रहा है, ये हमारे चैप्टर का जिस्ट रहेगा. सो what is basically breathing? Breathing is a process in which we are inhaling and exhaling. तो यहां पर अगर मैं लिखूं what is breathing? Breathing is inhaling plus exhaling. सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर निकालना is known as breathing. अंश, गुड इवनिंग. टेस्ट सीरीज का डिस्कशन है, जैसे ही बात समझ में आ जाएगी कि टेस्ट किस तरह से कंडक्ट होगा, वील स्टार्ट विद द टेस्ट सीरीज. डोंट वरी अबाउट दैट. अंश, जेनेटिक्स से क्वेश्चंस आज भेज दूंगी. दिव्यान, आज सब कुछ भेज दूंगी. टुडे सैटरडे. स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी, आई हैव बीन गिविंग दिस एक्सक्यूज फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि मैं बिजी रह रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा. सो टुडे सैटरडे, तो आज बैठ के मैं तसल्ली से, क्योंकि आई थिंक जेनेटिक्स के काफी सारे नोट्स भी पेंडिंग है, तो वो सारी चीजें मैं आज पक्का टेलीग्राम पर भेज दूंगी. और आज अगर मैं ना भेजूं तो जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी, ठीक? आज पक्का भेज दूंगी. टिश्यू की एक्स्ट्रा क्लास मैं लूंगी आपकी 13 अगस्त को, ठीक है? 13 अगस्त इज संडे. यस, 13 अगस्त इज संडे. तो 13 अगस्त को मैं आपकी टिश्यू की एक्स्ट्रा क्लास लूंगी. दिस इज फाइनल. लगाऊंगी टिश्यू की एक्स्ट्रा क्लास, वन शॉट में पूरा एनिमल टिश्यू खत्म करूंगी मैं, 100% खत्म करूंगी, और वो मैं 13 अगस्त संडे वाले दिन कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है? दिव्यान बोल रहा है ओके मैम, मतलब मैंने अगर नहीं भेजा तो दिव्यान आप मुझे पनिश करोगे क्या एक्चुअली में? ठीक है, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ठीक, आज के प्रोमिसेस जो मैं कर रही हूं, है ना, जो वादा करूंगी उसको निभाऊंगी. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले डाइजेशन के सारे नोट्स भेजूंगी, उसके क्वेश्चंस भेजूंगी. 2 चीजें. तीसरी चीज जो आज मैं करूंगी, जेनेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए थे और जेनेटिक्स के जितने भी नोट्स पेंडिंग है, वो सारे कंपाइल करके मैं आज टेलीग्राम पर भेजूंगी ही भेजूंगी. 2. तीसरा, बहुत जल्दी हम इन लेक्चर्स को डेली शेड्यूल करेंगे. दैट वुड बी फ्रॉम 5:30 to 6:30. इसके ऊपर मुझे एक बार मेरे सीनियर्स से बात करनी पड़ेगी. जैसे ही वहां से मुझे ग्रीन फ्लैग मिलेगा, वहां उसी के बाद से मैं आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी डेली कर दूंगी. तीसरी. चौथी चीज क्या प्रॉमिस करी थी मैंने, टेस्ट सीरीज हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे. टिश्यू की एक्स्ट्रा क्लास आपकी नेक्स्ट संडे को होगी. ये 5 वादे मैंने आपसे किए हैं, ठीक है? और ये 5 वादे मैं बहुत जल्दी पूरे करूंगी. अच्छा, ठीक है. नहीं रोहित, टेस्ट सीरीज का मतलब है NSE-JS की टेस्ट सीरीज, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना. लेट मी डिस्कस दीज 2 मैटर्स विद द टीम. एक बार पूरे मैनेजमेंट के साथ मुझे डिस्कस करने दो, उसके बाद वी विल डेफिनेटली लेट यू नो. वन इज द क्लास फ्रीक्वेंसी, अदर इज टेस्ट सीरीज. लीव दैट टू मी, आई विल टेक इट वेरी सीरियसली, डोंट वरी. आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. मैम, मार्क्स कम आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना स्कूल एग्जाम में? यस दिव्यान, लेट अस सी. रोहित, आई डोंट थिंक सो कि कोई इशू आना चाहिए. फटाफट एक रात पहले रीडिंग करके चले जाओ एंड फ्रेम योर आंसर्स. आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी अ प्रॉब्लम. एंड प्लीज स्पीक टू योर स्कूल मैनेजमेंट ऑल्सो दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन लाइक NSE-JS. अनंत, आज मैं, आशीष सर, प्रियंका मैम, हम एक स्ट्रैटेजी वीडियो शूट करेंगे राइट आफ्टर योर फिजिक्स क्लास, ठीक है? तो वो स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. आई एम ऑल्सो रियलाइजिंग ऑल कॉर्नर्स, बहुत दिन बाद. हाय ऑल कॉर्नर्स, आपका नाम बता दो मुझे. अनंत, पूरी प्लानिंग बता दूंगी. आई एम ऑल्सो रियलाइजिंग कि टाइम बहुत पास आ रहा है. August has already started, so we have August, September, October, so we have 3 months, है ना. November we leave for revision, so 3 months में अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है. The portion is left. दो अपन काफी सारी चीजें कवर कर चुके हैं, बट जैसे अपनी क्लास फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो अपन थोड़ा सा स्पीड अप करके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है?
आर्यन, ओके। नवंबर में है एनएससी जेएस। यस माधव, मैंने डेट डिक्लेयर कर दी थी। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 27 नवंबर डेट थी एनएससी जेएस की। ठीक है, स्कूल के एग्जाम्स कैसे मैनेज करें? स्कूल के एग्जाम्स के लिए बस एनसीईआरटी पढ़ो और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे वैसे डायरेक्ट आंसर्स दे दो। अगर आप 9th क्लास में हो तो 3 ही तो चैप्टर सिलेबस में है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली आप, जैसे सेल चैप्टर अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा, टिश्यू में आपको ये संडे पढ़ा दूंगी तो कुछ बेसिक आइडिया लग जाएगा, तो उसके हिसाब से आंसर्स लिख दो। ठीक, नहीं 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 आर्यन, मैंने आपका आईसीएससी है, दैट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। एसएसटी का रट्टा मार लो, है ना, एसएसटी पढ़ लो सुन सुन के यूट्यूब से। अच्छा, मैंने ऐसे कहा था, पर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दिया। पढ़ाऊंगी फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और टिश्यू में 1 शॉट में ले लूंगी। चलो मेरे से चिट चैट मत करो, आप बहुत गप्पे लगाते हो मेरे साथ। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज बेसिकली ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। बाबा रामदेव जो कराते हैं, सांस अंदर लो सांस बाहर छोड़ो, तो ये क्या है? दिस इज ब्रीदिंग। एंड ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग किसका पार्ट है? Breathing is a part of respiration. ठीक है, so before actually discussing about breathing, how are we breathing, what is the mechanism of breathing, what all body parts are involved in breathing, we first need to understand that what is respiration. दी स्कूल एग्जाम्स। हेलो श्रेयांश, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, फोकस ऑन योर एनएससी जेएस प्रिपरेशन। नवंबर के बाद स्कूल के ऊपर फोकस करना, इसके ऊपर हम पूरा गाइडेंस वीडियो आज आपको दे देंगे, आप उसको देखना, वहां पे आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ठीक, okay, now what is respiration? I always discuss respiration under 3 headings. So according to me, respiration is basically the CEO of the body. What is respiration? Respiration is the CEO of the body, where C stands for catabolic, C stands for catabolic, E stands for exothermic, O stands for oxidative. Now first understand this process, this is very very important. Catabolic का मतलब होता है to break. Catabolic word का मतलब है to break. So in respiration there is catabolism, there is breakdown of glucose. तो यहां पर किसका breakdown होता है? यहां पर ग्लूकोज का breakdown होता है to liberate ATP. तो यहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है टू लिबरेट एटीपी, टू लिबरेट एनर्जी। देयरफॉर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। किस फॉर्म में रिलीज होती है? इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, आर्यन, अनीश, गुड इवनिंग। हाँ, वेरी गुड। नवंबर के बाद कंसंट्रेट करेंगे अपन स्कूल पर। Mike, Shreyansh, and everybody who all are right now present in my live class, मैं आपको बोल रही हूं, सी एनएसएजीएस का 100% सिलेबस कोई भी कवर नहीं करवा सकता, गेट दिस वेरी क्लियर, क्योंकि कोई सेट सिलेबस है ही नहीं, है ना। बट पास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंस पर, पेपर को देखकर, उनके टॉपिक्स को देखकर मैं मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर कराऊंगी। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो आप सेल के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, सेल डिवीजन के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, जेनेटिक्स के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के भी आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। और लेक्चर फ्रीक्वेंसी डेली होते ही मैं आपको
बहुत जल्दी ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म करवा दूंगी, टिश्यू का मैं वन शॉट ले लूंगी, तो मैं धीरे 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 करके सारे चैप्टर्स खत्म करा दूंगी. डोंट वरी अबाउट द सिलेबस, लीव दैट टेंशन ऑन टू मी. मुझे आपसे ज्यादा टेंशन है सिलेबस कंप्लीट करवाने की, ठीक है. तो इस पॉइंट के ऊपर आप टेंशन छोड़ दो. नव्या, गुड इवनिंग मैम. आई डिसाइडेड टू रीड एनसीईआरटी, डिड इट 5 टाइम्स. यस, आपको 11th एनसीईआरटी करनी है. यस, ठीक है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको पहले IOQM पे फोकस करना है, उसके बाद आपको NSCJS के ऊपर फोकस करना है, उसके बाद आपको आपके स्कूल के ऊपर फोकस करना है. एंड मुझे मालूम है आप सब NSCJS जब क्रैक कर लोगे तो अपन सब मिलकर स्टेज 2 की तैयारी भी स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है. श्रेयांश, आपका क्या डाउट था? श्रेयांश, आई विल टेक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट चैप्टर. ऐसे जो चैप्टर्स है ना, मेरी बात सुनो, आज आप बहुत परेशान हो रहे हो, मेरी बात सुनो. ऐसे जो छोटे छोटे चैप्टर्स जैसे टिश्यू हो गया, डिजीज हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, ठीक, इन सब चैप्टर्स के मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूं, मैं संडे वन शॉट में वो आपको खत्म करवा दूंगी. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग प्लीज. ये सिलेबस की टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो. हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग. yes माधव, डोंट वरी, आई विल टेक 3 hour क्लासेस. 3 घंटे में मैं आपको कवर कराऊंगी. अब्रप्टली तो मैं भी कोई चीज खत्म नहीं करूंगी. दिस यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड मेरे साथ इतना लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के साथ, ठीक है. yes अनंत, आई विल टेक 1 shots ऑफ देम, डोंट वरी. हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, आज कुछ पढ़ ले. yes अंश, यू हैव एन एडवांटेज, दैट इज स्टेट कोटा. वेरी गुड माधव. चलो 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 चलो, आप पढ़ेंगे, बातें बहुत सारी हो गई हैं. सो इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. सो कैटाबॉलिक प्रोसेस मींस इट विल ब्रेक डाउन ग्लूकोज. जो ग्लूकोज आपने डाइजेशन के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से ग्लूकोज बनाया, स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब किया, वो पूरा ग्लूकोज लिवर के थ्रू होता हुआ आपके हार्ट तक पहुंचा. हार्ट से अब वो आपकी बॉडी के हर एक सेल में गया. अब बॉडी का हर एक सेल जो है वो क्या करेगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा टू लिबरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. एंड रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज यहां पर ग्लूकोज का क्या होता है, यहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है. यहां पर क्या होता है, यहां पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है. यहां तक बात समझ में आई. सो बेसिकली व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू लिबरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, या फिर आप बोल सकते हो इट इज अ प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. क्लियर? ठीक है. नाउ respiration is a physiochemical process. रेस्पिरेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस. अब यहां से बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं रेस्पिरेशन को किसके साथ जोड़ दूंगी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ जोड़ दूंगी. रेस्पिरेशन का जो पार्ट होता है, किस तरीके से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, दिस ऑल कम्स अंडर योर प्लांट फिजियोलॉजी, वो बॉटनी के अंदर आता है. ठीक. सो रेस्पिरेशन इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस. फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब है इट इज अ फिजिकल प्रोसेस एज वेल एज इट इज अ केमिकल प्रोसेस. ठीक है. इट इज अ फिजिकल प्रोसेस एज वेल एज इट इज अ केमिकल प्रोसेस. अब केमिकल प्रोसेस का मतलब है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होगा और एनर्जी का लिबरेशन कैसे होगा. ऑल दैट थिंग कम्स अंडर केमिकल रेस्पिरेशन. नाउ इफ देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ O2, देयर वुड बी aerobic respiration. If there is non availability of glucose, then there would be anaerobic respiration. So this chemical respiration is variable in different organisms, depending upon the availability of oxygen or not. तो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एरोबिक होगा,
अगर एनारोबिक है दैट मीन्स ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। बट व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल द ऑर्गेनिजम्स इफ आई टॉक ऑफ केमिकल रेस्पिरेशन, केमिकल पार्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स, ध्यान से सुनो, जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग कैटेगरी में आते हैं वो 100% ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे, वेदर इन एब्सेंस और प्रेजेंस, कुछ भी होगा तो यहां पर केमिकल रेस्पिरेशन तो होगा ही होगा, यहां पर एटीपी जो है वो लिबरेट होगी ही होगी, राइट। सो केमिकल पाथवे जो होगा रेस्पिरेशन का वो डिफरेंट हो सकता है, इट कुड बी एरोबिक और इट कुड बी एनारोबिक, बट इट वुड बी प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स इक्वली, वहां पर ग्लूकोज का ही क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। नाउ इफ आई टॉक ऑफ दिस फिजिकल प्रोसेस, सो फिजिकल प्रोसेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है उसको अपन डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रोसेस बेसिकली इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ एयर and how the gases are transported in the body. So physical process हर organism के लिए अलग अलग होगा, ये common नहीं हो सकता। फिशेस का ह्यूमन से अलग है, अमीबा का हाइड्रा से अलग है। सो सब ऑर्गेनिजम्स का फिजिकल पाथवे जो है जिसमें वो एयर का एक्सचेंज कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। दिव्यान, इट इज बायोकेमिकल, ठीक है, बायोकेमिकल एंड अ मैकेनिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में अब देखो क्या क्या प्रेजेंट होगा। सो लेट अस टॉक ऑफ स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। पहले मैं लिखवा रही हूं फिर मैं इसका डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगी। फर्स्ट, देयर इज एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन organism and there is exchange of air between organism and environment, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म मेरे और एनवायरमेंट के बीच में जो एयर का एक्सचेंज हो रहा है दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। इसको क्या कहा जाएगा, इसको ब्रीदिंग कहा जाएगा। सेकेंड, there is exchange of air between respiratory surface and body fluid. There is transportation of respiratory gas. बायोकेमिकल में बायोलॉजिकली है ना, वहां पर एंजाइम्स काम करते हैं ना, वहां पे बायो कैटलिस्ट काम कर रहे हैं, इसीलिए दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। देयर इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, there is exchange of air between tissue and body fluid। यहां तक पूरा फिजिकल प्रोसेस है। लास्ट, breakdown of glucose to liberate energy. So this is a chemical process, या आप इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हो, कि बॉडी का हर एक सेल किस तरीके से ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर कर या ऑक्सीजन को यूटिलाइज ना कर कर किस तरीके से एटीपी का प्रोडक्शन करेगा। दिस वुड कम अंडर व्हाट, दिस वुड कम अंडर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। इधर देखो, अब मैंने जो आपको बताया वो सारा प्रोसेस क्या हुआ है।
मैं ह्यूमंस का केस लेकर चल रही हूं. सो दिस इज द एटमॉस्फेयर. ठीक है, this is the alveoli. Alveoli is in contact. I hope you all understand what alveoli is. Alveoli is in contact with the capillaries. These capillaries are in connection with the heart here. And these are the this is the body tissue. I hope you all understand what alveoli is. Alveoli में किसी को डाउट है? alveoli में किसी को डाउट है? Okay, see what is happening. A person is inhaling. A person is inhaling. This inhaled air crosses the respiratory passage. ठीक है, यहां पर क्या आएगा? यहां पर पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज आएगा. सो द पर्सन इज इनहेलिंग. द इनहेल्ड एयर crosses the respiratory passage and it reaches the alveoli. ठीक, ध्यान से समझो बेटा, ये बिल्कुल बेस बन रहा है आपका. रोहित आपको नहीं पता alveoli क्या होता है? रोहित आपको नहीं पता alveoli क्या होता है? एक बार मुझे बोलो, अगर तो मैं बताऊंगी आपको. ठीक, नाउ वंस द पर्सन हैज इनहेल्ड एयर, जो एयर हमने इनहेल करी है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो नाइट्रोजन का है. ये बात आप सब जानते हो. ठीक है, नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है, N2 एक ऐसी गैस है विच कैन नॉट बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड नीदर बाय प्लांट्स नॉर बाय एनिमल्स. आप N2 को जितना इनहेल करोगे उतना ही N2 को आप बाहर निकाल दोगे. N2 को ना प्लांट्स ना एनिमल्स, सबसे ज्यादा परसेंटेज होने के बाद भी हम उसे कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दिस N2 इज फिक्स्ड. ठीक है, इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये अमोनिया में कन्वर्ट होती है, नाइट्राइट नाइट्रेट, ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल चलता है, तब हम इस N2 को यूज कर पाते हैं. अदरवाइज आपने जितना N2 अंदर लिया उतना ही N2 आप एज इट इज बाहर निकाल दोगे. तो फॉरगेट अबाउट N2. यहां पर हम नाइट्रोजन गैस के बारे में बात नहीं करेंगे. अब आपने जो मिक्सचर ऑफ एयर को इनहेल किया तो उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा. यहां ध्यान से देखो, पूरी चीज यहां पर लिंक हो जाएगी. ध्यान से देखो, इनहेल्ड एयर में जो आपने एयर इनहेल करी है दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, राइट? नाउ दिस alveoli is in contact with, this is in contact with, this is in contact with blood capillaries. ध्यान से देखो, अब ये जो ब्लड कैपिलरीज लंग्स के पास आ रही हैं, इनके पास हमेशा क्या ज्यादा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है. दिस इज द बेसिक्स दैट आई एम टीचिंग. ओके, राइट? सो यहां पर इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन है, जो ब्लड कैपिलरीज लंग्स के पास आ रही हैं उसके पास क्या ज्यादा है? वहां पर CO2 ज्यादा है. तो यहां क्या होगा? यहां पर डिफ्यूजन होगा. CO2 will go to the alveoli and this oxygen will come to the blood capillary. Is this part clear? आपने जब एयर को इनहेल किया, टेक अ डीप ब्रीथ, तेज सांस लो अंदर. ये जब आपने एयर को इनहेल करा है तो ये इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है. ये ऑक्सीजन रिच एयर जब एल्वेओलाई में जाती है तो हमारी एल्वेओलाई के पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है. इन ब्लड कैपिलरीज में क्या ज्यादा होता है? यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो यहां पर गैसेस का डिफ्यूजन होगा. जैसे ही गैस का डिफ्यूजन हुआ, यहां ध्यान से देखो, जैसे ही गैस का डिफ्यूजन हुआ, जिस रास्ते से ऑक्सीजन अंदर आया था उस रास्ते से CO2
एक्सेल आउट हो गया। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन टुगेदर इज नोन एज ब्रीदिंग। बात समझ में आई? और इसी ब्रीदिंग को आप क्या बोलते हो? दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है? यस, वेरी गुड। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब यहां देखो, अब ये ऑक्सीजन कहां आ गया? आपकी ब्लड कैपिलरीज में आ गया। ये ऑक्सीजन इन ब्लड कैपिलरीज से कहां जाएगा? हार्ट के पास जाएगा। ठीक है, हार्ट इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहां भेजेगा? ये इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को आपकी बॉडी टिश्यू के पास भेजेगा। ठीक, अब बॉडी टिश्यू के पास क्या ज्यादा होगा? CO2 ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर कॉन्स्टेंटली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं, कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। अगेन क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चीज मूव होगी। यहां पर भी क्या होगा? एयर का एक्सचेंज होगा। अब अगर यहां एयर का एक्सचेंज होगा तो O2 बॉडी के सेल के अंदर आ जाएगा, और CO2 जो है वो हमारी वेन्स में चला जाएगा। ये कहां आ गया? CO2 हमारी वेन्स में आ गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? ये हमारे हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट से ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी एल्वुलाई में जाएगा, और ये पूरा प्रोसेस बार बार क्या होता चला जाएगा? रिपीट होता चला जाएगा। यही पूरा पार्ट हमको डिटेल में पढ़ना है, और एग्जैक्टली यही मैंने आपको लिखवाया है, दैट देयर इज एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। आपने सांस अंदर ली और आपने सांस बाहर छोड़ी। अब आपने जो सांस अंदर ली है वो आपके रेस्पिरेटरी सरफेस, दैट मींस एल्वुलाई में गई। एल्वुलाई इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर CO2 ज्यादा है, इनहेल्ड एयर के अंदर O2 ज्यादा है। एक्सचेंज हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन हुआ इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का टू द हार्ट। हार्ट से ये कहां जाएगा? आपकी बॉडी टिश्यू तक जाएगा। बॉडी टिश्यू में फिर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा, और ये पूरा पार्ट एज इट इज रिपीट होता रहेगा। ठीक है, क्या हो गया अनंत? दिव्यान, क्या समझाऊं वापस? मैं यहां लेबल कर देती हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका एक लाइन डायग्राम भी बना दूंगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज oxygenated blood, this is deoxygenated blood। ठीक है, फिजियोकेमिकल इज अ फिजिकल एंड अ केमिकल प्रोसेस। सो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, एंड केमिकल इज द एक्शन ऑफ एंजाइम्स ओवर इट। ठीक है, केमिकल इज द प्रोडक्शन ऑफ ATP व्हेन यू आर ब्रेकिंग द ग्लूकोज, सो दैट विल कम अंडर केमिकल। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब होता है डाइजेशन में यू आर डूइंग अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यू आर ईटिंग फूड एंड द एंजाइम्स आर एक्टिंग ओवर इट। तो वहां पर कोई फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर कैसा प्रोसेस इन्वॉल्व है? वहां पर बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है। प्लीज इस स्लाइड को कॉपी करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्लियर? ठीक है, वहां पर बेसिकली डाइजेशन में मैक्रो मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, दे आर बायोलॉजिकली डिराइव्ड सब्सटेंसेस, इसीलिए।
Yes, you can practice. Very good. Noted. Okay. So let us make a line diagram also. क्योंकि यही पूरा पार्ट अपने को डिटेल में पढ़ना है. हार्ट, लंग्स. ध्यान से देखो, कहां से स्टार्ट करें? लंग से स्टार्ट करते हैं. एयर इनहेल करी, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है. लंग्स कांटेक्ट में है कैपिलरीज के, विच हैज CO2 रिच ब्लड. ठीक है, एक्सचेंज हो गया. CO2 moves out of the body. This is oxygen rich blood. Okay. Now this oxygen rich blood reaches the heart. From the heart, it goes to the body tissue. Body tissue has CO2. So this CO2 goes to the heart. From heart, it goes to the lungs. So this is your entire circuit. ठीक है, I hope this is clear to you now. Whatever I have drawn with red, it is oxygenated, and this is deoxygenated. So this O2 and CO2 का exchange is breathing. Okay, this exchange is internal respiration. This moving of deoxygenated blood from heart to lungs, receiving it, this will come under transportation. This is again what? Transportation, and this is again internal respiration. I hope this is clear to everybody now. टिश्यू वाला समझ नहीं आया? सी, दिस इज योर टिश्यू, है ना, टिश्यू का एक सेल. क्या इसके अंदर दिव्यांग ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है? अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्या यहां पर CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा? यहां पर CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा? होगा. नाउ दिस इज इन कॉन्टैक्ट विद आर्टरीज, है ना. फॉरगेट अबाउट कैपिलरीज, फॉरगेट अबाउट लिम्फ, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. ठीक है. सो इस आर्टरी के पास क्या होगा? ऑक्सीजन. क्या यहां पर एक्सचेंज नहीं होगा? द ऑक्सीजन फ्रॉम द आर्टरी विल कम टू द सेल एंड CO2 विल गो टू द वेन. ऐसा होगा या नहीं होगा दिव्यांग? सो दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन. प्रीवियस में समझ नहीं आया था, देखो. आनंद, वेरी गुड. दिव्यांग अभी क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? स्ट्रैटेजी वीडियो आज आ जाएगा. तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही तो एक्सचेंज होगा, ब्लड वेसल्स की हेल्प से ही तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा दिव्यांग. सजेस्ट अ मेडिसिन फॉर बॉडी पेन. टेक प्रॉपर रेस्ट, हैव गुड अमाउंट ऑफ फूड, टेक प्रॉपर वाटर, रेस्ट. दिव्यांग आर्टरी और वेन अलग अलग होगी ना. आर्टरी और वेन अलग अलग होगी. आर्टरी विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ओके दिव्यांग. इंटरनल रेस्पिरेशन. सी,
What happens in internal respiration is, external respiration का मतलब होता है when there is exchange of air between the organism and the surrounding. आपने एटमॉस्फेयर से एयर को ब्रीद इन किया और आपने एयर को रिलीज कर दिया, तो यहां पर एयर का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. यहां पर एक्सटर्नली एयर का एक्सचेंज हो रहा है. अब बॉडी के अंदर कहीं पर भी अगर एयर का एक्सचेंज होगा, सो दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन और इंटरनल एक्सचेंज ऑफ एयर. तो इंटरनल एक्सचेंज ऑफ एयर जो है वो बॉडी में दो जगह पर हो रही है. वन इज बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड वेसल्स, एंड बिटवीन द टिश्यू एंड blood vessels. So this is internal respiration. Yes, Dibyan, breathing is external respiration, absolutely correct. ठीक है, क्लियर है? अभी अगर समझ में आ गया है तो बल्ब जला दीजिए. आगे चलू, आगे चलू. नव्या क्लियर है? ओके, चलो. नाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, different organisms have different breathing organs. ठीक है, ये क्या हो गया? Different organisms have different respiratory organs. ठीक है, अगर मैं बात करूं अमीबा की, ठीक है, जो कि प्रोटोजोआ में आता है, सो इट डज नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन. सो ये अपनी जनरल बॉडी सरफेस से, इंपॉर्टेंट है ये अपनी जनरल बॉडी सरफेस से एयर को एक्सचेंज करता है. सो दिस इज द अमीबा, दिस इज द न्यूक्लियस. यहां पर CO2, एनवायरमेंट में O2. So this exchange takes place through the general body surface. Yes, that is diffusion. चिट चैट करना बंद कर दो, है ना, बातें मत करो. अच्छा लगता है YouTube क्लास पे ऐसे बोलना, बातें बंद करो. ठीक, अब अगर मैं बात करूं एनिमल किंगडम की, ओके, यहां पर एक और पॉइंट मेंशन कर देना. All unicellular organisms will exchange gas through general body surface only. ठीक है, कर लो दिव्यान, मैंने वापस कर दी है स्लाइड. डन. ओ अंश, आपको क्या हुआ है? आई स्पेंड मोर देन 15 आवर ऑन चेयर. बैक पेन हो रहा है आपको, सो प्लीज एक पोस्चर में मत बैठिए. एंड इफ योर स्टडिंग आवर्स आर मोर, अगर आप बेड पे बैठ के भी पढ़ोगे, लेट कर भी पढ़ोगे, पर अगर आपका स्टडी आवर इतना ज्यादा है तो प्लीज ऐड हाफ एन आवर की फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो, तो ये पेन नहीं होगा. टेक न्यूट्रिशियस फूड, आपकी जरूर होना चाहिए. ठीक है, यस जोविल, गुड इवनिंग. R7 गेमिंग, वेंटिलेशन एंड ब्रीदिंग इज एब्सोल्युटली सेम, वेरी गुड.
ओके अगर मैं एनिमल किंगडम में डिफरेंट फाइलम्स की बात करूं और मैं स्टार्ट करूं पॉरीफेरा, सिलिंट्रेट, टीनोफोरा, ये सारे नाम जानते हो आप, प्लैटीहेलमिंथस दैट इज फ्लैटवर्म्स, एस्कहेलमिंथस जो कि राउंड वर्म्स हैं, इन सबके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट है, सो दे ऑल्सो एक्सचेंज द एयर, with जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है दिव्यान, अपन एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे ना तब वहां पर ये सारे नाम्स आपको ऐसे हो जाएंगे जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। ठीक है जो विल आप फर्स्ट टाइम लाइव क्लास में आयो, आर यू वॉचिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर्स? आप क्या रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो? ठीक है ओके। नाउ आफ्टर एस्केल्मिंथस वी हैव एनालिड्स। एनालिडा का क्लासिकल एग्जांपल अर्थवर्म, so they do respiration with the help of moist skin। ठीक है अर्थवर्म आप सबने देखा है, नहीं देखा है तो बारिशों का मौसम है, अर्थवर्म बहुत कॉमन है, आप उनको देखना, उनकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है, तो वो उस मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या करते हैं, एयर का एक्सचेंज करते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म? सी सपोज दिस इज द अर्थवर्म, so these are the segments that are present on earthworm। अब अगर इस earthworm को थोड़ा सा enlarge कर देखें ऐसे, so these are the segments। now the skin of the earthworm here it is richly supplied with blood vessels। यहां पर rich supply है किसका? blood vessels का। ठीक अब ये जो blood vessels है इनके अंदर क्या ज्यादा होता है? CO2 ज्यादा होता है, बाहर की एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो यहां पर क्या हो जाता है? डिफ्यूजन हो जाता है। सो दिस इज हाउ अर्थवर्म और एनालिड्स आर डूइंग देयर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। वन टाइम बैक स्लाइड लीजिए। नोट करिए दिव्यान। देवाशीष हाय। When it is done, let me know. Annelida. Annelid is a phylum. एनालिड एक फाइलम है, इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म, इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म। ये अपन पढ़ेंगे व्हेन वी टॉक ऑफ एनिमल किंगडम। एक दिन आएगा जिस दिन हम जरूर एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है? तो वहां पर ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत देखना हो तो 11th क्लास एनसीईआरटी की फर्स्ट यूनिट देख लेना, ठीक है? एनालिड के बाद आता है फाइलम। फाइलम आर्थ्रोपोड, मैंने इस फाइलम की स्पेलिंग गलत लिखी है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है? इस आर्थ्रोपोडा में एनसीईआरटी दो एग्जांपल्स देती है, एक इंसेक्ट्स का देती है और एक स्पाइडर्स का देती है। दोनों ही किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। इंसेक्ट्स जो है
इनका जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड एज ट्रेकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन, ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। और जो स्पाइडर्स हैं इनके पास स्पेशल टाइप की लंग्स प्रेजेंट है जिनको हम कहते हैं बुक लंग्स। क्या ट्रेकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा है आपने? Yes, Jovial, absolutely right. Kingdom is divided into phylum, phylum is divided into class. This we will study when we talk of diversity. ठीक है? भूल गया दिव्यान, भूल गया? इधर देखो, भूल गए हो तो। इंसेक्ट्स जो होते हैं, मैं ट्रेकियल सिस्टम बता रही हूं, इंसेक्ट्स जो होते हैं स्पेसिफिकली कॉकरोच है ना, उसका क्लासिकल एग्जाम्पल दिया जाता है। उनकी बॉडी सरफेस के ऊपर होल्स प्रेजेंट होते हैं। These holes are called as, those holes are called as spiracles. Spiracle is in connection with tubes. These tubes are called as trachea. Trachea further divides into fine tubes which are called as tracheoles. इस तरीके से। So this is trachea. This is tracheoles. ये जो ट्रेकियोल्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं बॉडी कैविटी से, ठीक है, और इनकी बॉडी कैविटी को कहा जाता है साइनस। इस साइनस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? CO2। यहां से जो एयर आई है उसमें क्या प्रेजेंट है? O2। तो क्या होगा? O2 अंदर, CO2 बाहर। So this mechanism of respiration, this mechanism of breathing particularly present in insects. Insects का एग्जाम्पल आप लिख कर रखो, कॉकरोच। तो वहां पर इस तरीके से क्या होएगा? एक्सचेंज ऑफ गैस होगा। ठीक है, ठीक। आर्थ्रोपोडा के बाद कौन सा फाइलम आएगा? फाइलम मोलस्का। ठीक है, इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है स्नेल। तो ये किस में आते हैं? ये मोलस्का में आते हैं। ठीक है, इनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज गिल्स। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है स्टारफिश। इनके पास कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। बट इनका जो गैस का एक्सचेंज है दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। आपने स्टारफिश देखी है? स्टारफिश के बैक सरफेस पे जहां पे उसका माउथ प्रेजेंट होता है, एक्चुअली वो बैक सरफेस नहीं होता, वो उसका वेंट्रल पार्ट होता है। स्पाइडर वाला बताया ना मैंने, बुक लंग्स होती हैं स्पाइडर का, ये रहा ना स्पेशलाइज, इस तरह से लंग्स होती हैं लैमिलार पैटर्न में, इस तरीके से। सो दे आर कॉल्ड एज बुक लंग्स। नहीं, मोलस्का को एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स नहीं बोल सकते, दे आर डिफरेंट फ्रॉम आर्थ्रोपोड्स, है ना। आर्थ्रोपोड्स के पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, इनके पास मस्कुलर फुट होता है, सो दे आर डिफरेंट। ठीक है, स्टारफिश देखा है आपने, है ना। स्टारफिश के ऐसे 5 टेंटिकल्स होते हैं और इसका ये वाला जो पार्ट होता है जनरली जो बेस को फेस करता है वहां पर छोटे छोटे फीट प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्यूब फीट। इस तरीके से होते हैं। सो इन ट्यूब फीट की मदद से ही ये एयर को एक्सचेंज करते हैं मेजर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें पाइसेस की, पाइसेस मतलब मछलियां, यहां पर स्टार्ट हो जाएगी क्लास। तो यहां पर क्या प्रेजेंट होंगी? यहां पर गिल्स प्रेजेंट है। पाइसेस के बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्लास एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस जो होते हैं इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं। एक इसका लार्वा होता है, अगर अपन ले ले टैडपोल, और एक अपन ले ले फ्रॉग, अडल्ट फॉर्म। टैडपोल के पास गिल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। प्लीज भगवान के लिए कभी भी ये मत बोलना फ्रॉग्स के पास लंग्स भी होती हैं और गिल्स भी होती हैं, ऐसा नहीं होता।
फ्रॉग के पास स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स हैं, इनके पास लंग्स हैं, इसके पास स्किन है और इसके पास बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन है। जब फ्रॉग लैंड पे है तो वो लंग से ब्रीथ करेगा, जब वो हाइबरनेट कर रहा है या एस्टिवेशन कर रहा है, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप, एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप, तो वो अपनी स्किन से सांस लेता है और फ्रॉग अपने मुंह से भी सांस लेता है। सो दैट इज बेसिकली बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ये मत बोलना कि एम्फीबियंस जो है, फ्रॉग जो है उसके पास गिल्स भी है और लंग्स भी हैं। बहुत सारे बच्चे यही बोलते हैं, एम्फीबियंस ब्रीथ बाय लंग्स एंड गिल्स बोथ। सो उसका जो टैडपोल है, जो लार्वा है, उसके पास गिल्स प्रेजेंट होती है, पर जब अडल्ट फॉर्म होता है तब उसके पास हमेशा लंग्स प्रेजेंट होंगी। इट कैन ब्रीथ थ्रू द स्किन ऑल्सो एंड इट कैन ब्रीथ थ्रू द माउथ ऑल्सो। तो जब वो मुंह से सांस ले रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज बक्कोफेरेंजियल कैविटी से सांस ले रहा है। स्किन से वो कब सांस लेता है? जब वो हाइबरनेट कर रहा है या एस्टिवेट कर रहा है। हाइबरनेट इज योर विंटर स्लीप एंड एस्टिवेशन इज योर समर स्लीप। ठीक है, यस यस, वी विल डेफिनेटली स्टार्ट। हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप, एस्टिवेशन इज समर स्लीप। लिख दूं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। किसने मुझसे पूछा है? डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। कौन बताएगा मुझे? मैं ये पॉइंट जरूर डिस्कस करती हूँ। हु विल टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगी, क्लास रेप्टाइल्स, क्लास एव्स जिसमें बर्ड्स आएंगी, क्लास मैमल्स। इन तीनों के पास लंग्स प्रेजेंट है। यस, वेरी गुड। लंग्स कब होते दिव्यांग? मैंने लिखा है, टैडपोल इज द लार्वा। सो एनी लार्वा ऑफ एम्फीबियन, एनी लार्वा, ठीक है, एम्फीबियन का कोई भी लार्वा जो होगा उसके पास गिल्स होंगी, और एम्फीबियन का कोई भी अडल्ट फॉर्म जो होगा उसके पास 100% लंग्स प्रेजेंट होंगी। ओके, एम्फीबियंस कैन स्टे बट रेप्टाइल्स कांट। नहीं, ये मिस्टेक जो है ना, दिस मिस्टेक ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट मेक्स। जब भी मैं क्वेश्चन पूछती हूं दैट व्हाट इज या डिफाइन एम्फीबियंस या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, सो 99.99% बच्चे यही मिस्टेक करते हैं जो आप कर रहे हो। जोविल, आपने क्या क्वेश्चन पूछा है मुझसे? कॉर्डेट्स, दे आर कमिंग अंडर कॉर्डेट्स, ठीक है। पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ये पांचों क्लासेस जो हैं ये कौन से फाइलम में आती हैं? दे आर कमिंग अंडर फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन amphibian and reptile? अनंत ने मुझे आंसर दिया है और दिव्यान ने मुझे आंसर दिया है। दोनों बच्चे बोल रहे हैं कि एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। तो क्रोकोडाइल भी तो होता है, क्रोकोडाइल भी तो लैंड और वाटर दोनों पे रहता है। तो क्रोकोडाइल तो रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल एम्फीबियन थोड़ी है। तो फिर कैसे जस्टिफाई करोगे इसको, डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल? अच्छा, अनंत ने थोड़ा लंबा सा आंसर दिया, रीड करते हैं। रेप्टाइल्स आर बोर्न, लिव और हैच फ्रॉम लेदरी हार्ड शेल। एम्फीबियंस इंक्लूड टोड्स, फ्रॉग्स, सैलमेंडर्स।
मैंने नहीं पढ़ाई है, ठीक है। तो इस बेसिक्स को समझो, ये बेसिक समझो एवरीबडी। Amphibians, whether they are in plant amphibians like bryophytes or amphibians of the animal kingdom, जिसमें frog, toad, salamanders ये आ रहे हैं, ठीक है। Amphibians are those organisms who require water for fertilization। इसके बाद आएगा they can live on both land and water। ये लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं, ये बात सेकेंडरी है। प्राइमरी बात ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स को वाटर चाहिए ही चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। रोहित, वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड में सिर्फ एव्स और मैमल्स, ये दोनों, सिर्फ एव्स और मैमल्स जो है वार्म ब्लडेड है, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स ठंडे खून वाले हैं, दे ऑल आर कोल्ड ब्लडेड। ओनली एंड ओनली एव्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, रेस्ट ऑल आर कोल्ड ब्लडेड, ये चीज याद रखना। सो एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको वाटर चाहिए ही चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। पानी नहीं होगा तो इनका जो रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म है वो स्टॉप हो जाएगा। इनका जो लार्वा है, ये NSE-JS का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये एम्फीबियन के लार्वा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एम्फीबियंस के जो लार्वा हैं उनका पूरा डेवलपमेंट वाटर में ही होता है, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होता है और ये लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इस पूरे मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में इनके अंदर चेंजेस होंगे, बट मेल और फीमेल गेमीट्स का जो फ्यूजन है वो वाटर में होता है। एंड दिस टाइप ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमीट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एम्फीबियंस के केस में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दे विल हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अपन रेस्पिरेशन से बहुत दूर निकल आए हैं, दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो कहां हो रहा है? इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द वाटर। वेराज इन केस ऑफ रेप्टाइल्स, whereas in case of reptiles they do not need they do not need water for fertilization। उनको पानी की कोई नीड नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए। इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। पार्ट ऑफ द सेपरेट नोट करके लिख लो ताकि आपको ये याद रहे। इसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है दिव्यानी, बिल्कुल बेसिक है बायोलॉजी का, बिल्कुल बेसिक। देयर इज लैग, लैग हो रहा है। बहुत लैग हो रहा है, ओके। स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, एलिगेटर, ठीक है। कल भी हुआ था, ओके ओके ओके, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर दैट वी हैव डन।
Now, next class when we will have, we will in detail start with the ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन इस पूरे पाथवे को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, कैसे कैसे एयर हमारी बॉडी तक पहुंचती है, क्या होता है, उन सारी पार्ट्स को अपन बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, सो दिस इज the human respiratory pathway. This we will study in detail definitely. So it will start with the nose. We will have nostrils, nasal cavity, then we will have the windpipe, that is trachea. Trachea divides into bronchi. The bronchi enters into the lungs. So all these parts we will do in detail. ठीक है, ये next class में अपन देखेंगे, काफी important है ये part. So in the next class we'll talk of human respiratory system. Okay, हाँ डाउट बोलो, जो विल प्लीज डाउट बोलो, डाउट बोलो, डाउट फर्स्ट प्रायोरिटी। अनंत तूने मुझे लॉल बोला था, अरे रे 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 रे, ये मत करो, क्लास में ऑनलाइन मत लड़ो, है ना, ये लड़ाई वड़ाई मत करो। जो भी प्लीज डाउट बोलिए। फुल क्लियर टुडे सेशन, वेरी गुड अनंत। नेक्स्ट क्लास जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, काफी इंपॉर्टेंट होगी। इसमें पूरा पाथवे अपन समझेंगे कि कैसे नोज से एल्वियोलाई तक का सफर हवा कैसे तय करती है ना, वो अपन पूरा समझेंगे। ओके, What is the difference between internal and external respiration? जो will get it very clear, मैं समझाती हूँ। नित्यांश किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, लेट मी नो। यस, वेरी गुड दिव्यान, एब्सोल्युटली करेक्ट, 100% राइट। जो will ध्यान से सुनो और मैं जो बोल रही हूं वो करो। पेन छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, रिलैक्स, बॉडी लूज छोड़ो। टेक अ डीप ब्रीथ, तेज अंदर सांस लो, रिलीज, टेक अ डीप ब्रीथ, रिलीज। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो आपने किया, दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसी को आप नॉर्मल लैंग्वेज में ब्रीदिंग बोलते हो, हिंदी में बोलते हो सांस लेना, ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब है बॉडी के अंदर कहां कहां पर कैसे कैसे एयर का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। दो जगह होगा, लंग्स और ब्लड के बीच में, फिर ब्लड और बॉडी टिश्यू के बीच में। सो दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ योर इंटरनल रेस्पिरेशन। क्रिश, प्रीवियस स्लाइड कर दूं? लीजिए, प्रीवियस स्लाइड कर दी। मैम टेल मी विच वन ऑफ योर सेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्या करूं, एनएससी जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो हर आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है ना, वो पिछली वाली से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये मैं बता सकती हूं। ओके, फर्टिलाइजेशन। इंटरनल जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, वाटर में। यानी जो मेल फ्रॉग है और फीमेल फ्रॉग है वो अपने गैमीट्स वाटर में रिलीज कर देंगे, ठीक है, और वाटर में ही वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। ये सेम चीज फिशेज में भी होती है, कुछ फिशेज में, सारी में नहीं। तो गैमीट्स आर रिलीज्ड इन वाटर एंड द फ्यूजन ऑफ द गैमीट इज टेकिंग प्लेस इन वाटर। दिस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द मेल गैमीट्स आर रिलीज इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। तो फीमेल की बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है थ्रू अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जो कि मेल गैमीट्स को फीमेल की बॉडी में डिपॉजिट करेगा, सो दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, लैग हो रहा है। Joel, is the doubt clear to you? Internal and external fertilization, is this absolutely clear? अच्छा, और ये किसने बोला इंपॉर्टेंट नहीं है? भाई, नो वन इज इंपॉर्टेंट, मजे करो। अच्छा रोहित,
मजे नहीं करने हैं, पढ़ाई करनी है, ठीक। सो नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें पूरा पाथवे समझाऊंगी, ठीक। आज स्ट्रैटेजी वीडियो डाल देंगे, सारी चीजें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो लैग हो रहा है तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। बच्चों अपना ध्यान